एक विधवा महिला जो सड़क किनारे ढाबा चलाया करती थी, एक दिन वह एक ट्रक ड्राइवर की सब्जी बना रही थी तो उसके बाद उसे पूछने लगती कि भैया इसमें नमक कितना डालूं, कम खाते हो या ज़्यादा खाते हो। अब इस बात को सुनकर ही उस ट्रक ड्राइवर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहता है कि बहन जैसा तुम डाल दोगी वैसा ही मैं खा लूँगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जब उसकी आंखों में आंसू वो देखती है तो वो उसके पास आती है और उसके बाद जब उससे बातचीत करती है तो वो ट्रक ड्राइवर उससे कुछ ऐसा बताता है अपने बारे में जिसे सुनकर इस महिला की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद ये कहती है कि कोई बात नहीं, मैं आज से तुम्हारी बहन ही हूँ। लेकिन इसके बाद इन दोनों की ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में ना तो उस ट्रक ड्राइवर ने कभी कल्पना की थी और ना ही इस विधवा महिला ने कल्पना की थी कि उसकी ज़िंदगी ऐसी भी हो सकती है। क्या हुआ था, कौन थी वह महिला और कौन था ये ट्रक ड्राइवर, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। हरियाणा के बॉर्डर से लगे हुए गांव के हाईवे पर एक ढाबा होता है जिस ढाबे का नाम होता है अपना ढाबा और जिस ढाबे को चलाया करती है सविता नाम की एक विधवा महिला जिसका 8 साल का बेटा है जिसका नाम है गोलू। अब जो विधवा महिला है वह इस ढाबे को चलाया करती है, लेकिन ये ढाबा ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ढाबा है और इस ढाबे के अंदर बहुत ही कम कस्टमर आया करते हैं। कस्टमर इतने कम कि कभी कभी तो सविता को अपने बच्चे के गुजारे और अपने गुजारे के लिए भी पैसे उसके पास नहीं हुआ करते हैं, लेकिन फिर भी वह इस ढाबे को चला रही है क्योंकि इस ढाबे से उसके पति की यादें जुड़ी हुई हैं। दरअसल सविता जो थी उससे उसके पति ने लव मैरिज की थी क्योंकि जहाँ पर उसका पति काम किया करता था वहीं पर सविता भी काम करने के लिए आती है, वो भी मजदूरी का, क्योंकि सविता पढ़ी लिखी नहीं है और सविता के घर में उसका अपना कहने वाला कोई भी नहीं है। चाचा चाची हैं, चाचा चाची उसे केवल ऐसे रखा करते हैं जैसे घर की नौकरानी और इसीलिए उसे मजदूरी करने के लिए भेजा करते हैं। अब जवान सविता जब मजदूरी करने के लिए जाती है तो वहीं पर जो मोहित उसका पति था वह भी काम कर रहा था और जब वह सविता को देखता है तो देखता ही रह जाता और उसके बाद उससे पूछने लगता है कि आपको ऐसे जवानी में मजदूरी करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो यहाँ पर सविता रो रो कर अपनी कहानी बताती है कि मेरे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उसके बाद मैं चाचा चाची के पास रहा करती हूँ। अब जो चाचा चाची हैं, चाचा तो ठीक है लेकिन चाची बुरी तरह से परेशान किया करती है और इसी वजह से वह मुझसे मजदूरी करने के लिए कहा करती है और मजबूरन मुझे आना पड़ता है। जबकि सविता की उम्र 24 साल हो चुकी थी। तो उसके बाद यहाँ पर जब इसकी कहानी को जो लड़का मोहित होता है वो सुनता है तो उसे बड़ा ही बुरा लगता है और इसके बाद 2-3 दिन और सविता यहाँ पर आने वाली थी। 2-3 दिन तक वह उस पर तरस खाता है, लेकिन ये जो तरस होता है ये न जाने कब प्यार में बदल जाता है और उसके बाद वह सविता से प्यार करने लगता है। जिस दिन काम का लास्ट दिन होता है तो उसी दिन जो मोहित होता है वह सविता के पास जाता है और पूछने लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़का नहीं है, इससे अच्छा तो उसके साथ भाग जाओ और अपने जीवन को आराम से व्यतीत करो। लेकिन तभी जो सविता है वो कहने लगती है कि मैंने कभी इन बारे में सोचा ही नहीं और ना ही मैं ऐसा करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे माता पिता नहीं हैं और कल को अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया तो घर वाले तरह तरह की बातें बनाएंगे। अब ये एक छोटा सा टेस्ट था मोहित की तरफ से और इस टेस्ट को सविता पास कर देती है और उसके बाद जो मोहित होता है वो कहता है कि ठीक है, तो क्या मुझसे शादी करोगी, मैं तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा शादी की। तो इस बात को सुनकर जो सविता है वो कहने लगती है कि अगर घर वाले बोलेंगे तो बिल्कुल से मैं तुमसे शादी कर लूंगी। यानी कि यहाँ पर अब तक जो मोहित था वह सविता को वो भी पसंद आने लगा था और उसके बाद जो मोहित होता है एक दिन तय करके उसका एड्रेस वगैरह लेकर उसके घर पहुंच जाता है और वहां पर जाकर सविता से शादी की बात करने लगता है। अब जो चाचा होता है वह तो बड़ा ही खुश होता है, लेकिन चाची जो होती है वह कहीं ना कहीं से भाप जाती है कि शायद इसने सविता को देख लिया और ये इसे पसंद आ गई है। तो इसी वजह से वो कहती है कि देखो बेटा, हमारे पास दहेज वगैरह तो कुछ भी नहीं है और ना ही तुम्हारी बारात के लिए खाना है। तो यहाँ पर जो मोहित है वो एक साथ में ही सारी बात को बंद कर देता है और कहता है कि नहीं चाहिए, बस केवल आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो और मुझे तो पंडित जी का खर्चा भी नहीं करवाना, मैं तो कोर्ट मैरिज कर लूंगा। अब इस बात को सुनकर चाची एकदम से उछल पड़ती है और कहती है कि ठीक है बेटा, ले जाओ बेशक से, अभी के अभी इन कपड़ों में बेशक से तुम अपने साथ ले जा सकते हो। यहाँ पर जो मोहित होता है वह समझता है कि उसकी चाची कितना परेशान है उससे, तो इसी वजह से उसे अपने साथ लेकर वहीं से निकल जाता है और कोर्ट मैरिज करवाकर उसे अपने घर ले आता है। लेकिन जैसे वो उसे अपने घर लेकर आता है तो यहाँ पर उसके जो परिवार वाले होते हैं वो एकदम से नाराज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि कौन है लड़की और इसे क्यों ले आया। उसके बाद वो उसकी पूरी कहानी उन्हें बताता है, कहता है कि माँ बाबूजी ये परेशान है और इसीलिए मैं
में से लेकर आ गया। अब लेकिन घर वालों को भी उम्मीद थी कि बच्चे की शादी होगी, अच्छा खासा दहेज मिलेगा क्योंकि अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी उसके पास। लेकिन जब उसने लव मैरिज कर ली है तो उसके बाद वो लोग उससे चिढ़ने लगते हैं और कहते हैं कि हमारे पास रहने की जरूरत नहीं है और तुम्हारा हमसे कोई भी ताल्लुकात नहीं है। अब इस बात को सुनकर जो बेटा होता अपने माता पिता को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग साफ मना कर देते हैं और उसके बाद जो मोहित होता है वह अपनी पत्नी को लेकर अलग रहने लगता है। घर वालों ने उसके हिस्से की जो जमीन थी वो छोड़ दी थी। अब इसके बाद जो मोहित था वो घर का छोटा बेटा था और जब अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है तो जमीन की खेती बाड़ी को करने के बाद भी उनके पास टाइम होता है। और मोहित जब से जवान हुआ था तभी से वह सपना देख रहा था कि उनके हाईवे पर एक छोटी सी जमीन है और उस पर वह अपना ढाबा खोलना चाहता है। तो इसीलिए वह अपनी कुछ पुश्तैनी जमीन के कारण बदले में अपने बड़े भाई से उस हाईवे की जमीन को ले लेता है, कहता है कि मुझे वहां पर ढाबा खोलना है। अब जो उसका भाई होता है वो उस जमीन के बदले कुछ और पैसे मांगता है जो कि मोहित की सेविंग थी और उस सारी सेविंग को वो उसे दे देता है। उसके बाद जो मोहित होता है वह उस सेविंग को देने के बाद उस जमीन को तो ले लेता है जमीन के बदले में भी, लेकिन अभी उसके पास पैसे नहीं है ढाबा चलाने के लिए। और उसके बाद वह दिन रात मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद उसके पास जब खेती बाड़ी होकर पैसे आते हैं तो कुछ पैसे हो जाते हैं और जिन पैसों से वो एक छोटा सा आशियाना बना लेता है जिसको वो ढाबे का प्रारूप देना चाहता है। और यहाँ पर उसकी पत्नी को पता चलता है कि उसके पति का बचपन का सपना है, तो पत्नी भी उसका बढ़ चढ़कर उसको भाग देती है। और यहाँ पर जो पति होता है वह भी उस ढाबे को धीरे धीरे चलाने लगता है। अब तक उन्हें एक बेटा हो गया था जिस बेटे का नाम उन्होंने गोलू रखा था, लेकिन वह अपने परिवार से अलग रहा करते थे। अब तभी जब ढाबा थोड़ा थोड़ा चलने लगता है पति के होते हुए, तभी अचानक से एक कार सवार आता है जो कि पूरी तरह से नशे में धुत होता है और हाईवे पर खड़े हुए इस मोहित को उड़ाकर चला जाता है। टक्कर इतनी भारी थी कि उस टक्कर के कारण जो मोहित होता है वो ऑन द स्पॉट ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। और उसके बाद अब अकेली रह जाती है वहाँ पर सविता अपने पति की ऐसी हालत देखकर फूट फूट कर रोती है, किसी को रुकवाती है, उसे गाड़ी में डालकर वहाँ से हॉस्पिटल भी ले जाती है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद भी जो डॉक्टर साहब होते हैं वो यही कहते हैं कि यह अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। अब जैसे वो इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो यहाँ पर माता पिता भी आते हैं, रोने पीटने का थोड़ा बहुत ड्रामा करते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ दिन वो लोग वहाँ पर उसके साथ रहते हैं, उसका शोक मनवाते हैं, तो उसके बाद जो सास होती है वो कहने लगती है कि बेटी अब देख तेरा पति तो इस दुनिया को छोड़कर चला गया और तू अपने बेटे को लेकर यहाँ से अपने मायके चली जा, क्योंकि यहाँ पर कैसे रहेगी, अकेली महिला का लोग जीना हराम कर देते हैं। अब हमारा कोई छोटा बेटा भी नहीं है जिससे तुम्हारी शादी कर देते और तू ऐसा कर अपने मायके चली जा। लेकिन सविता मायके नहीं जा सकती क्योंकि उसके जो माता चाचा चाची हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और उनसे परेशान होकर ही तो मोहित ने उससे शादी की थी। अब वह मना कर देती है, कहती है नहीं माँ जी मेरा बेटा है और इसी के सहारे मैं अपने जीवन को व्यतीत कर लूँगी। वो कहने लगती है कि अरे इसके साथ तू जीवन को व्यतीत कैसे करेगी, अकेली महिला है, ये है वो है, सब पर अपना अपना काम है, कोई तेरी तरफ ध्यान नहीं दे पाएगा। लेकिन वो साफ इनकार कर देती है और ढाबे पर पीछे की तरफ बने हुए उस छोटे से झोपड़े टाइप घर में रहने लगती है जिसमें उसके पति के साथ वह रहा करती थी। उसके बाद वह जब इस शोक सभा से बाहर निकलती है तो सोचती है कि मेरे पति का सपना था तो इस ढाबे को चलाती हूँ। इसी वजह से वह उस ढाबे को खुद से चलाने लगती है। वर्कर रखने लायक तो उसके पास पैसे नहीं होते हैं, खुद से खाना बनाया करती, कोई भी आ जाया करता तो उसको तुरंत खाना बनाकर दे दिया करती। इस तरह से वो उस ढाबे को चला रही थी, लेकिन ढाबे पर कोई भी ज़्यादा आ नहीं रहा था। इधर ऊपर से उसके जो ससुराल वाले थे, यानी कि उसके जो पति के बड़े भाई और उसके पत्नी और उसके माता पिता थे, वो सारे के सारे इस मौके में थे कि किसी भी तरह से यहाँ से चली जाए तो पूरी जो ज़मीन है वो हमारी हो जाएगी और इस पर हमारा अधिकार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो लड़की है वो जाने से इनकार कर देती है और उसके बाद यहाँ पर वो लोग कैसे भी मौका ढूंढते हैं कि इसे यहाँ से भगाया जाए, तो इसीलिए कई शराबी लोगों को वहाँ पर भेज दिया करते हैं ड्रामा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो सविता है वो डटकर सब मुसीबत का सामना करती है और उन्हें धमका कर वहाँ से भगा देती है, क्योंकि ढाबे पर कभी ना कभी तो कोई ना कोई आ ही जाया करता और जब शराबी आया करते हैं तो वह उन्हें धमका कर वहाँ से भेज देती है। और बाकी टाइम में जब कोई भी उसे नहीं दिखा करता तो वह अंदर चली जाया करती और अंदर से अपने दरवाजे को लगा लिया करती। बाहर थोड़ी बहुत देर शराबी ड्रामा करने के बाद वहाँ से चला जाया करता। अब इसी दौरान एक दिन दोपहर का समय होता है और दोपहर के समय में जब सविता अपने ढाबे पर बैठी हुई थी और राह देख रही थी कि उसके बेटे की
पैर की चप्पल टूट गई है तो उसे नई चप्पल लानी है, तो इसीलिए अगर कोई ग्राहक आ जाएगा तो उससे पैसे मिलेंगे और उन पैसों से वो अपने बेटे की चप्पल लेकर आएगी। छोटा बेटा गोलू जो कि 8 साल का हो गया था लेकिन अभी तक उसका एडमिशन वो नहीं करवा पाई थी, वह इधर रेत में खेल रहा था। अब जैसे वो वहां पर बैठी थी तो दोपहर के समय में एक ट्रक ड्राइवर होता है, जिस ट्रक ड्राइवर का नाम होता है करतार सिंह, जो कि पंजाब का था। अब वह अपने ट्रक को लेकर यहां से गुजर रहा था, लेकिन इस ढाबे से महज 200 मीटर दूर ही उसका ट्रक अचानक से बंद पड़ जाता है और काफी ज्यादा धूप होती है। जब वह इतनी धूप देखता है तो इधर उधर देखने लगता है कि कोई ऐसी जगह जहां पर थोड़ी देर सत्ता ले, क्योंकि उसने मैकेनिक को फोन कर दिया था और मैकेनिक को आने में अभी 1 घंटा बाकी था। तो उसके बाद जो करतार सिंह होता है उसकी नज़र उस छोटे से ढाबे पर पड़ती है और उसे थोड़ी सी भूख भी लगी थी, तो वो सोचता है कि क्यों ना आज यहीं पर कुछ खा लिया जाए। ऐसा सोचकर वो उस ढाबे की तरफ बढ़ने लगता है और करतार सिंह जब तक ढाबे पर पहुंचता है तब तक आपको मैं करतार सिंह के बारे में कुछ बातें बता देता हूं। दरअसल करतार सिंह पूरी तरह से अनाथ है। एक ट्रक का उस्ताद था जिसने उसे एक ऐसी जगह से निकाला था जहां पर उसकी जिंदगी पूरी तरह से बंधन में थी और उसके बाद वो उस ट्रक ड्राइवर के साथ ही रहा था। उसने उसे ट्रक ड्राइवर तो बना दिया था, लेकिन अब वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। और जो करतार सिंह है उसने अपना ट्रक तो बना लिया, लेकिन उसका ज्यादा पैसे कमाने का मन नहीं करता है, क्योंकि वो पैसे कमाए तो किसके लिए कमाए, ना तो उसका कोई परिवार है, वो अपने लायक इतने पैसे रखता है अपने अकाउंट में जिन पैसों से मुसीबत के समय में उसका काम चल सके और ट्रक चलाकर अपना जीवन व्यतीत किया करता है। करतार सिंह धीरे धीरे उस ढाबे पर पहुंच जाता है। वहां पर जाकर उस महिला को देखता और देखने के बाद कहने लगता है कि बहन जी रोटी ला दो। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो महिला होती है वह नॉर्मल तरीके से रोटी ला देती है और रोटी बनाने लगती है, मतलब कि वो सब्जी बनाती है, रोटी बनाती है। और जैसे सब्जी बना रही थी तो उसी समय बैठे हुए करतार सिंह से पूछने लगती है कि भैया ये बताओ आप नमक ज़्यादा लिया करते हो या कम लिया करते हो। अब जैसे वो करतार सिंह को भैया कहती है तो यहाँ पर जो करतार सिंह होता है, आज तक उसने कई महिलाओं से बहन जी कहा है, लेकिन कोई भी उसे इस तरह से संबोधित नहीं किया है और आज पहली बार किसी ने उसे भैया कहा है, और वो भी भावनाओं के साथ। तो एकदम से वो उसकी तरफ देखता है और उसकी आंखों में आंसू तो आ जाते हैं, लेकिन वो नमक के बारे में बता देता है। लेकिन यहाँ पर जो सविता होती है जब उसकी आंखों में आंसू देखती है तो एकदम से पूछने लगती है कि क्या हुआ भैया, आपकी आंखों में आंसू। तो उसके बाद करतार सिंह जो होता है वो कहने लगता है कुछ नहीं बहन, आज तक बहुत सी लड़कियों से मैंने बहन जी कहा है, लेकिन भैया मुझे किसी ने नहीं कहा है। आपने पहली बार मुझे भैया कहा है तो मुझे एक अपनापन सा फील हुआ। उसके बाद जो महिला होती है सविता, वो उसके पास जाती है कि क्यों, क्या हुआ, क्या आपकी कोई बहन नहीं है। तो यहाँ पर जो करतार सिंह होता है वो अपनी पूरी कहानी बता देता है कि किस तरह से बचपन से वो अनाथ है, ट्रक ड्राइवर ने उसे बचाया और उसके बाद अपने पास रखा। और इस बात को सुनते हुए सविता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और उसके बाद करतार सिंह की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह करतार सिंह को चुप कराती है, कहती है कि भैया कोई बात नहीं, चुप हो जाओ, सबकी जिंदगी में ऐसे झमेले हैं, अब आप मुझे ही देख लो। उसके बाद वह अपनी पूरी कहानी सुना देती है और इस कहानी को सुनने के बाद जो करतार सिंह होता है वो भी समझ जाता है कि इसका अपना कहने वाला कोई भी नहीं है। तो उसके बाद जो करतार सिंह है वो कहता है कि कोई बात नहीं बहन, आपने मुझे भैया कहा है ना, तो मैं भाई का पूरा फर्ज निभाऊंगा और आज से आप पर कोई भी मुसीबत आएगी तो मैं उसके सामने डटकर खड़ा हो जाऊंगा। आप चिंता मत करो, मैं आपका भाई हूं और आज से आपका भाई बनकर रहूंगा। ऐसा कहकर यहां पर वह खाना मंगाता है। तो उसके बाद वह खाना ले आती है और जब यहां पर करतार सिंह खाना खाने के बाद देखता है कि इसका स्वाद तो हर ढाबे से अलग है और बिल्कुल घर जैसा स्वाद है। तो उसके बाद वो खाने की तारीफ करता है और पूछता है कि बहन कितने पैसे हो गए। लेकिन तभी जो सविता है वो मना कर देती है, कहती है कि नहीं भैया मैं पैसे नहीं लूंगी। करतार सिंह जिद करता है लेकिन वो साफ मना कर देती है कि अगर आप मुझे बहन मानते हो तो आप मुझे पैसे नहीं दोगे और आप जितनी भी बार आओगे मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी। इस बात को सुनकर जो करतार सिंह है वो बड़े ही धर्म संकट में पड़ जाता है, क्योंकि उसकी सारी कंडीशन उसे पता है। और तभी वहां पर उसकी नजर गोलू पर पड़ती है जो कि रेत में नंगे पैर घूम रहा था। उसके बाद वो उससे कहता है कि बेटा यहाँ बाहर क्यों घूम रहे हो। तो उसके बाद वो कहता है कि अंकल मेरे पास ना चप्पल नहीं है, चप्पल टूट गई है, माँ ने कहा है कि शाम को लेकर आएगी। उसके बाद जो करतार सिंह है वह समझ जाता है और उसके बाद वहां से सीधा मार्केट जाता है और मार्केट जाने के बाद वहाँ से पैदल पैदल मार्केट जाकर उसके लिए चप्पल लेकर आता है और उन चप्पलों को देकर कहता है कि बहन तुम ऐसा है, पैसे तो मुझसे नहीं ले सकती लेकिन मैं अपने भांजे के लिए चप्पल तो दे सकता हूँ। इस बात को सुनकर वह मना तो करती है लेकिन वो जिद करता है और उसके बाद उन दोनों में एक अलग सा रिश्ता बन जाता है जो शायद एक अनाथ और अनाथ के बीच में ही बन सकता है। उसके बाद वह बार बार आने लगता है और यहाँ पर आकर वह उसके ढाबे पर ही खाना खाया करता, क्योंकि किसी और ढाबे पर उसे खाना भाता ही नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो वह
ज़्यादातर यहाँ पर आने लगता है और अपने ट्रक ड्राइवर साथियों से भी कह देता है कि यहाँ पर खाना खाओ, ये मेरी बहन का ढाबा है। अब जब उसकी बहन का नाम सुनते हैं तो सभी लोग वहाँ पर आकर उसे दीदी दीदी कहकर पुकारने लगते हैं और वो ढाबा अच्छी तरह से चलने लगता है। इस सब के बारे में सविता को पता होता है कि ये सब कुछ करतार सिंह का किया धरा है, उसी ने इस ढाबे को चलाया है। तो एक दिन जो करतार सिंह होता है वो वहीं पर बैठा था, सविता उसके लिए खाना बना रही थी, लेकिन तभी उसी समय जो सविता होती है उसका जेठ आ जाता है अपने हाथ में कागज लेकर और कहता है कि देखो ये सारी जमीन अब ये हमारे नाम है और तुम्हें ना अब ये होटल भी खाली करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारा अधिकार है। यानी कि वो कैसे भी करके इस होटल को हड़पना चाहते थे। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो करतार सिंह होता है वो एकदम से खड़ा होता है जब वह सविता को धमका रहा था और उसे कहने लगता है देखो भाई सावधानी से बोलो, ये मेरी बहन है और अगर एक भाई के सामने तुमने बहन से कुछ भी ऊंची आवाज में या इस तरह की बात की तो फिर देख लेना। यहाँ पर जो उसका जेठ होता है जब करतार सिंह के लंबे चौड़े शरीर को देखता है, माथे पर पगड़ी बंधी हुई थी और लंबी लंबी दाढ़ी मूंछ थी, एक तरह से डरावना सा वो लगने लगता है। तो उसके बाद वो थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं तो कागज के हिसाब से कार्रवाई कर रहा हूं, ये जमीन मेरी है। तो उसके बाद करतार सिंह कहता है कि मुझे भी तो दिखाओ कागज, मैं भी तो देखना चाहता हूं और मैं अपने वकील को भी इन कागजों को दिखाऊंगा। ऐसा कहकर वो उस कागज की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी जो जेठ होता है वह अपना हाथ पीछे करता है और वहां से चुपचाप निकल जाता है, क्योंकि वकील का नाम सुन लिया था और ये तो इस लड़की जो कि अनपढ़ थी उसे बहकाने के लिए आए थे ताकि वो ये घर छोड़कर चली जाए और उसके बाद ये सारी जमीन पर उनका अधिकार हो जाए और जैसे तैसे फर्जी कागज बनवाकर वो उस चीज को हड़प भी लेंगे। वहां से वो लोग भाग जाते हैं और करतार सिंह को समझने में देर नहीं लगती कि कागजों में दम नहीं था, इसीलिए उसने नहीं दिखाए। तो यहाँ पर जो करतार सिंह होता है वो कहता है कि बहन चिंता मत कर, कोई भी दिक्कत होगी तो तुम्हारा भाई चट्टान बनकर तुम्हारे सामने खड़ा रहेगा। अब यहाँ पर जो सविता होती है जब उसके सामने ये बातें आ जाती है तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं और वो कहती है कि भैया मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी जब तक आपका साथ मेरे साथ रहेगा। इसके बाद जो करतार सिंह होता है वह जब ये बात कह देता है तो ये बात धीरे धीरे गाँव में पहुँच जाती है और गाँव के जो लोग उसे कभी कभी परेशान करने के लिए आया करते थे वो भी आना बंद हो जाते हैं। इसके बाद जो करतार सिंह होता है तो उसकी शादी नहीं हुई थी और यहाँ पर एक ऐसी अभागी महिला जो कि इस ढाबे पर आती है जिसका भी पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया था और उसके बाद उसका कोई भी ठिकाना नहीं था। वो उस ढाबे पर काम मांगने के लिए आती है और यहाँ पर सविता को अपने भाई के लिए वो परफेक्ट लगती है। तो उसके बाद एक दिन जब वो भाई आता है तो उसके बाद उसे कहने लगती है कि भैया क्या तुम शादी नहीं करोगे? तो वो कहने लगता है कि बहन अनाथ को भला कौन अपनी बेटी देगा। तो उसके बाद वो कहने लगती है कि बेटी न सही लेकिन विधवा महिला तो चलेगी। तो उसके बाद वो कहने लगता है कि कौन? तो वे बताती है कि इससे शादी कर लो, इसकी भी जिंदगी ऐसी है, बड़ी ही परेशान है बेचारी, इसका कोई ठिकाना नहीं है, यहीं पर मेरे साथ ढाबे पर रहा करती है। तो उसके बाद जो करतार सिंह है वह भी मना नहीं कर पाता जब उसकी बहन सामने से बोलती है और उसके बाद उसी ढाबे पर ट्रकों से बारात आती है और वहीं पर शादी होती है। शादी होने के बाद जो करतार सिंह होता है उसकी पत्नी इसके साथ ही काम किया करती है सविता के साथ और यह जब भी कहीं इधर उधर ट्रक चलाकर वापस लौटा करता है तो यहीं पर इसके साथ रोका करता है। यानी कि एक अनाथ लोगों का एक ऐसा परिवार बन गया जिसे देखकर सभी लोगों के मुंह से ये निकलता है कि परिवार हो तो ऐसा हो। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।